हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था से चैप्टर नंबर 40। देखिए यहाँ पर आज हम लोग जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानेंगे कि वर्तमान में हमारे यहाँ कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और इनका गठन किस प्रकार से हुआ है, ठीक है, और वर्तमान में का प्रशासन जो है वो किस प्रकार से चलता है। तो इन सब चीज़ों के इस अध्याय के अंतर्गत हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या नोट डाउन करना है यहाँ पर और क्या क्या डिस्कस करना है। देखिए बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। देखिए जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा जो अनुच्छेद 1 है, यानी हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं इसे, शुरुआत के जो चैप्टर थे हमारे लक्ष्मीकांत के, उससे हमने पढ़ा भी था, ठीक है। तो वहाँ पर भारत के राज्य क्षेत्रों की बात की गई है, ठीक है। और भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं इन्हें वर्तमान में यहाँ पे इस अनुच्छेद के तहत 3 श्रेणियों में डिवाइड किया है, जिसमें राज्य क्षेत्र हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं और ऐसे इलाके हैं जिन्हें भारत सरकार के द्वारा कभी भी अर्जित किया जा सकता है। अर्जित का मतलब क्या होता है, मान लीजिए खरीद लिया कोई इलाका, जैसे मान लीजिए किसी बात को लेकर गिरवी रखा गया है, ऐसे ये सब चीज़ें होती हैं, आदान प्रदान चलता रहता है, ठीक है। यानी कोई चीज़ें जैसे गिरवी वगैरह रखी जाती हैं तो उस टाइम पे कोई इलाका अर्जित कर लेते हैं, या फिर ऐसी कभी सिचुएशन आ जाती है जब वार वगैरह होता है कोई, तो वहाँ से हम उसे हड़प लेते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें थर्ड कैटेगरी में रखी जाती हैं, इसमें अर्जित वाले में रखी जाती हैं। वर्तमान में आपके यहाँ अर्जित वाला ऐसा कोई इलाका नहीं है जिसे हमने अर्जित किया हो। राज्य क्षेत्र हैं आपके यहाँ, केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। बस यही 2 तरह के इलाके हैं। देखिए राज्य क्षेत्र का मतलब आप जानते हैं, राज्य क्षेत्र में शक्तियों का जो है बंटवारा होता है। ये संघीय सिद्धांत यहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है। संघीय व्यवस्था जो यहाँ पर राज्यों के शक्तियाँ अलग दी गई हैं और केंद्र की शक्तियाँ वहाँ पे अलग विभाजित की गई हैं, ठीक है। इस तरह की शक्तियाँ मिली होती हैं। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर लें तो जैसा कि आपको नाम से दिख रहा है, ये केंद्र शासित का मतलब ही ये होता है भाई केंद्र के नियंत्रण में, केंद्र के अधीन, ठीक है। तो यहाँ पर यही डिफरेंस है राज्य क्षेत्र में और केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट यहाँ पे लिख लेना कि संविधान के अनुच्छेद 1 में ये पूरा लिख लेना, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। और वर्तमान में अभी कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, अभी आपके देखिए यहाँ पर 29 राज्य लिखे हैं, 29 नहीं है, यहाँ पर अभी इसमें गलत दिखाया गया है, ठीक है। वर्तमान में आपके 29 राज्य नहीं हैं, अभी आपके 28 हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। यानी आपके अभी 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ पर ये आंकड़े सही नहीं है इस किताब में, वो आप सही कर लेना, ठीक है। यानी कि अभी आपके 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि लिख लेना आप। लेकिन अर्जित राज्य अपने यहाँ कोई नहीं है। चलिए बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किस प्रकार से हुआ है। थोड़ा इनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम जान लेते हैं, किस प्रकार से इनका गठन हुआ, गठन करने का उद्देश्य क्या था उस समय, ठीक है। देखिए ब्रिटिश शासनकाल के दौरान सन 1874 में कुछ अनुसूचित जिले थे, इन्हें अनुसूचित किया गया था, ठीक है। तो बाद में इन्हें जो है आयुक्ति क्षेत्र के नाम से नाम दिया गया। और जब हमारे भारत को स्वतंत्रता मिली तब आपको पता होगा, हमारे भारत को स्वतंत्रता मिलने के उपरांत हमारे देश में जो है यहाँ पर 4 तरह के राज्य रखे गए थे, यानी भाग का के राज्य, भाग खा के राज्य और भाग गा और घा के राज्य रखे गए थे। तो घा और घा वाले में आपके जो आयुक्ति क्षेत्र थे वो यहाँ पे शामिल कर लिए गए थे। और बाद में आपको पता होगा कि 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत जो है राज्यों का पुनर्गठन हुआ। तो उन पुनर्गठन के फलस्वरूप क्या था, इसमें से कुछ राज्य जो थे वो यहाँ पर आपके जो भाग गा और घा वाले राज्य थे ये आपके बाद में केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। और उन केंद्र शासित प्रदेशों में से कुछ राज्यों को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा भी दे दिया गया। वो सब आप कालक्रम पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 5 जो है आपका, वो आप पूरा वहाँ पे कालक्रम देख चुके हैं, किस तरह से राज्यों का गठन हुआ है, किस तरह से एकीकरण हुआ है, ठीक है, वो सब आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे बनाए गए हैं ये। तो पहला पॉइंट तो आपने नोट कर लिया होगा। और यहाँ पहले का सब पॉइंट, कि स्वतंत्रता के बाद इन्हें भाग गा और तथा घा के श्रेणियों में रखा गया, ठीक है। और इसमें लिख लेना कि 1956 में 7वें संविधान संशोधन के जरिए इन्हें, ठीक है, 7वें संविधान संशोधन और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इन्हें केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में गठित किया गया, ठीक है। ये लिख लेना आप। अब देखिए इसमें कुछ केंद्र शासित प्रदेश जो थे, जो पहले क्या थे, वो केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। नहीं कुछ राज्य ऐसे थे हमारे केंद्र शासित प्रदेश जो थे पहले, और बाद में इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में से खत्म कर दिया गया। वो कौन कौन से राज्य हैं यहाँ पर आपके। सेकेंड पॉइंट आप नोट करेंगे कि हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा शुरुआत में केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब ये सभी पूर्ण राज्य हैं, ठीक है। ये सभी अभी पूर्ण राज्य हैं। वहीं आपके कुछ जो पुर्तगालियों से लिए गए क्षेत्र थे, यहाँ पर गोवा है, दमन दीव है, दादरा और नागर हवेली है, ठीक है। और फ्रांसीसियों से लिया गया क्षेत्र जो पुडुचेरी है, ये बाद में केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। तो सेकंड का पॉइंट लिख लेना, सेकंड का सब पॉइंट, कि पुर्तगालियों से लिए गए क्षेत्र, यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र हैं, गोवा, दमन दीव और दादरा और नागर हवेली, ठीक है। तो और फ्रांसीसियों से लिया गया क्षेत्र जो पुडुचेरी है, ठीक है, इसे पौंडचेरी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन बाद में इसका नाम पुडुचेरी कर दिया गया, ठीक है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए।
अभी अगर बात कर लें, अभी हाल ही के ही संदर्भ में बात कर लें, देखिए यहाँ पर आंकड़े गलत लिखे हैं, उन्होंने पुराने वाली आंकड़े लिख दिए हैं, यहाँ पर आंकड़े उन्होंने संशोधित कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया कि वर्तमान में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं और ऊपर दिखाया है 7 दिखाए हैं। ठीक है, तो यानी कि अभी भी इस किताब में काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं और मैंने काफ़ी बार नोटिस भी किए इस बुक में जो मिस्टेक है, क्योंकि जल्दबाजी में ये प्रकाशन जो है मुद्रित कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर संशोधन नहीं किया गया है अभी भी। ठीक है, तो वर्तमान में अभी 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इनका गठन देख लेते हैं, किस प्रकार से इनका गठन हुआ है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपका थर्ड पॉइंट पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का 1956 में। ठीक है, सेकंड नंबर पर दिल्ली, ये भी 1956 में। लक्षद्वीप 1956 में। ठीक है, यानी कि ये एक देखिए ऐसे लिख लेना, 1956 में बने राज्य कौन कौन से हैं, ऐसे 1956 के आगे लिख लेना। 1956 में जो बने हैं उनके आगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, लक्षद्वीप। ठीक है, अब इसी में आगे देखिए लिख लेना दादरा और नागर हवेली 1961 में बना है, यानी नीचे ऐसे करके डाल लेना 1961 में दादरा नागर हवेली, तो आपको राज्यों का पता चल जाएगा, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और 62 में दमन द्वीप बना है। ठीक है, उसके बाद 66 में जो है आपका पुडुचेरी और चंडीगढ़ बना है, और सन 2019 में आपका जम्मू एंड कश्मीर बना है। तो ऐसे करके आपके अभी वर्तमान में 9 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ये सब तो आप जानते हैं, हम चैप्टर 5 में पढ़ के आए। 1973 तक लक्षद्वीप का नाम लकाद्वीप, मिनिकाय और अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता है। दिल्ली को, हाँ यहाँ पे देखिए एक बात इंपॉर्टेंट है आपकी, जो नोट करके यहाँ पे लिखना ये है, देखिए 1992 में आपको दिल्ली जो वर्तमान में है अभी आप देख रहे हैं, इसे नेशनल कैपिटल रीजन बना दिया गया, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया। क्योंकि यहाँ पे भारत की राजधानी भी अवस्थित है, तो यहाँ पर विशेष रूप से इसे जो है दर्जा प्रदान करने के लिए इसे एनसीआर के रूप में घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो नोट में लिख लेना आप कि 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में जाने लगा। ठीक है, अब देखिए ये 2006 में पौंडीचेरी का नाम पुदुचेरी कर दिया गया। ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ मैं लिखवाऊंगा नहीं मैं कुछ भी। ठीक है, देखिए केंद्र शासित प्रदेशों के गठन का जो उद्देश्य था वो, यानी कि उसके तमाम कारण थे, जैसे राजनीतिक प्रशासन संबंधित कारण जो थे वो दिल्ली और चंडीगढ़ राजनीतिक प्रशासन की वजह से गठित किए गए हैं। ठीक है, सांस्कृतिक विभिन्नताएं बनी रहे, उसके लिए हमने पुडुचेरी, दादरा, नागर हवेली, ठीक है, जो वहाँ पे सांस्कृतिक कल्चरल जो वहाँ पर है, यानी कि सांस्कृतिक विभिन्नता है, उसको बनाए रखने के लिए हमने इनका गठन किया। कुछ हमारे सामरिक महत्व के थे, चूंकि हमारा उनसे विदेशी व्यापार होता था। ठीक है, और वहीं वहाँ पर जो है हमारे सैन्य वगैरह से रिलेटेड जो है हमारे वहाँ पर, ठीक है, कुछ बनाए जा सकते थे। ठीक है, पोर्ट वगैरह स्थापित किए जा सकते थे, सैन्य जो है आर्मी वगैरह से रिलेटेड। ठीक है, तो उसके लिए हमें सामरिक महत्व के लिए यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप को यहाँ पे चिन्हित किया। ठीक है, SC/ST को देखते हुए, यानी अनुसूचित जनजाति वाले इलाके जो थे उनको टारगेट करने के लिए हमने यहाँ पर ये राज्य बनाए थे, लेकिन वर्तमान में तो ये नहीं है अभी। ठीक है, वर्तमान में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया है, तो हमें इन्हें बनाने का ये कारण था। अब देखिए यहाँ पर इन सब को छोड़िए, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। बात कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर आपका क्यों बनाया गया है। देखिए जम्मू एंड कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने की एक रणनीति जो थी, सोची समझी रणनीति ये थी, आप सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में मैं जितना भी मतलब ज़्यादा बताऊं उतना ही कम है। ठीक है, आप शायद, मेरा भी पूरा बचपन निकल गया देखते हुए, आपका भी पूरा बचपन गुजर गया है कि वहाँ पर आतंकवाद जो है सबसे बड़ी समस्या थी, यानी आज भी वो समस्या सॉल्व आउट नहीं हो पाई, लेकिन कुछ हद तक वो समस्या जो है कंट्रोल है। ठीक है, और आने वाले दिनों में मेरा मानना ये है 4 से 5 साल में वो पूरी तरह से समाप्त हुई हो जाएगी। तो वहाँ पर विशेष बात तो ये थी, वहाँ पहले से अलग से प्रावधान बना दिए गए थे जम्मू एंड कश्मीर के लिए। अलग से प्रावधान बनाने की वजह से वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट थी इसका दुरुपयोग करती थी, क्योंकि उन पर केंद्र का हस्तक्षेप हो नहीं सकता था, भारतीय संविधान का अधिरोपण हो नहीं सकता था, तो इस बात का वो विशेष फायदा उठाते थे। तो इस बात का फायदा उठाकर वहाँ पे उन्होंने जो है तमाम ऐसी गतिविधियाँ जो है संचालित की, जिसके द्वारा हमारे देश को तोड़ने का काम किया गया। ठीक है, हमारे जो सेना के जवान वगैरह हैं उन्हें काफ़ी बार हताहत किया गया, काफ़ी संख्या हमारे जवानों ने जो है अपनी प्राणों की आहुति दी है। ठीक है, तो ये सब बातें आप ऑलरेडी जानते हैं। तो इस वजह से हमारी जो गवर्नमेंट थी, यानी कि तमाम गवर्नमेंट थी, सभी ने प्रयास अपने अपने तरह से करते आ रहे थे कि कैसी करके समस्या सुलझे। तो वर्तमान में आपकी जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो इसने पूरा स्ट्रिक्ट रूप से प्रावधान उठाया। इसने कहा जो भी हो जाए हमें तो करना ही करना है। तो यहाँ पर इसने जो है जम्मू एंड कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में केवल जम्मू एंड कश्मीर ही नहीं था, इसमें लद्दाख वाला रीजन भी जुड़ा था। ठीक है, और लद्दाख, यानी कि लद्दाख एक आपका जो है, जिसे हम बोलते हैं शीत मरुस्थल वाला इलाका जो है, शीत मरुस्थल वाला इलाका जो है लद्दाख है। अब लद्दाख की जो जनसंख्या वगैरह है, वहाँ की जो कल्चरल डिफरेंस है, वो जम्मू एंड कश्मीर से बिल्कुल अलग था। जम्मू एंड कश्मीर जो था वो मुस्लिम बाहुल्य था, वहीं लद्दाख जो था आपका, वर्तमान में लद्दाख जो है वो बौद्ध धर्म का कभी रहा है केंद्र।
ठीक है, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का केंद्र रहा है, तो अक्सर करके दोनों में सामंजस्य बिठाना था। ठीक है, लद्दाख वाले लोग जो थे वो जम्मू एंड कश्मीर से खुश नहीं थे, तो इन्हें विशेष सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से, यानी कि हमारा लद्दाख भी बना रहे और जम्मू एंड कश्मीर भी हमारा नियंत्रण में आ जाए, जम्मू एंड कश्मीर में कोई ज़्यादा समस्याएं ना पनपें। ठीक है, जम्मू कश्मीर का जो आतंकवाद है उसको हम खात्मा कर दें, इसके लिए हमने यहाँ पर इसे केंद्र शासित प्रदेश में बना दिया है। ठीक है, अब देखिए ये लिख लेना कि हमने ये किसके तहत बनाया है, वो लिख लेना आप। यहाँ पे हमने 3 पॉइंट लिख लिए, चौथा पॉइंट लिख लेना। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पे लिख लेना 2019 में, देखिए 2019 में पूर्व के जम्मू एंड कश्मीर राज्य को 2 अलग संघीय क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। ऐसे करके लिख लेना कि 2019 के पूर्व में, यानी 2019 में पूर्व के जम्मू एंड कश्मीर राज्य को जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के द्वारा 2 केंद्र शासित प्रदेशों में या 2 संघीय क्षेत्र में विभक्त कर दिया गया। ठीक है, अब इनका रीजन क्या था, देखिए वही बताया कि भाई लद्दाख वाला संभाग था। ठीक है, और लद्दाख के लोगों की पुरानी मांग थी, ये बात ऑलरेडी बात जानते हैं आप। देखिए यहाँ पर बातें आप अपने माइंड में जो मैं पढ़ाता हूँ वो आप वहाँ पे नोटिस कर लिया कीजिए, जो मौखिक रूप से याद करने वाली बातें हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ पर जो 2 पॉइंट लिखे हैं वो आपके लिए सफिशिएंट होंगे। ठीक है, आप जम्मू एंड कश्मीर में अच्छा खासा वहाँ पे लगभग 1000 नहीं 2000 वर्ड लिख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये 2 लाइनें लिखवा के सीमित नहीं करूँगा कि प्रायोजित आतंकवाद, ये बात मैं सब बोल दिया है सब मैंने। ठीक है, तो चौथा पॉइंट आपने लिख लिया होगा, किस तरह से ये जम्मू एंड कश्मीर बना है वो आपने देख लिया। अब चलिए बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, यानी कि जो हमारे वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है हमारे पास, उनका प्रशासन जो है किस प्रकार से जो है चलाया जाता है, किस प्रकार से जो है जो प्रशासन संबंधी कार्य जो है संचालित होते हैं उनके, वो हम देखेंगे। देखिए अभी वर्तमान में आपका संविधान का भाग 7 है आपका, सॉरी भाग 7 बोल रहा हूँ, भाग 8 जो है इसमें, इसके अंतर्गत जो है आर्टिकल 239 से लेकर 41 में केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में उपबंध है। देखिए अभी आपके संविधान का जो भाग है 8वां, तो इसमें आपके केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उपबंध दे रखे हैं। ठीक है, अब देखिए केंद्र शासित प्रदेशों में भी जो प्रशासन वाली व्यवस्था है हर जगह सेम नहीं है, कहीं पर विधायिका है, कहीं पर विधायिका नहीं है, कहीं पर राष्ट्रपति के अधीन नियंत्रण चलता है। ठीक है, राष्ट्रपति के अधीन जो है प्रशासक नियुक्त किया जाता है, वो वहाँ की कार्रवाइयों को संचालित करता है। तो यहाँ पर भिन्नता है, यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि सभी केंद्र शासित प्रदेशों का शासन समान है, प्रशासन पद्धति समान है, तो वो समान नहीं है, ये बात आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्येक जो केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन है वो राष्ट्रपति के द्वारा संचालित होता है, जो कि प्रशासक के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, और देखिए जो प्रशासक ये होता है यहाँ पर, ये केंद्र शासित प्रदेश का एजेंट होता है, राज्यपाल की तरह वहाँ का राज्य का प्रमुख नहीं होता है, ये वहाँ का एजेंट होता है। ये बात आप मोस्टली लिख लेना और याद भी रखना, ये अक्सर पूछा गया है यूपीएससी एग्जाम में, और अक्सर जो स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, वो यहाँ पे मात भी खा जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि एजेंट यहाँ पर राज्य का प्रमुख होगा या नहीं होगा। यहाँ पर वो एजेंट के रूप में रहेगा, यानी कि जो प्रशासक बनाया जाएगा, यहाँ पर जो भी व्यक्ति बनाया जाए प्रशासक, आप एक तरह से मान सकते हैं राज्यपाल का दूसरा नाम हमने प्रशासक रख दिया केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में। ठीक है, तो वो राज्य का प्रमुख नहीं माना जाएगा, वो एजेंट के रूप में कार्य करेगा। वहीं राज्यपाल जो होता है, राज्य प्रमुख होता है, उसकी कुछ स्पष्ट विशेष रूप से शक्तियां उसे प्रदान की गई हैं, लेकिन यहाँ पर प्रशासक को ऐसी कुछ शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखा है कि यहाँ पर जो वर्तमान में राष्ट्रपति जो है प्रशासक को पदनाम दे सकते हैं, जैसे वर्तमान में आपके उपराज्यपाल है, इसे जो है अथवा मुख्य आयुक्त को अथवा प्रशासक, ये इसे कहा जा सकता है, ये इस तरह की मतलब नाम है। उपराज्यपाल को उपराज्यपाल नाम दिया जा सकता है, या फिर मतलब ये हमने नाम दे दिए, प्रशासक को जो नाम देना चाहेगा ये दे सकता है। ये कहने का मतलब यहाँ एक लाइन में यहाँ पर ये है, लिखना मत लाइन। अब देखिए यहाँ पर अभी वर्तमान में इस समय जो कंडीशन है आपकी, तो इस समय यानी कि इस समय में उपराज्यपाल आपके कहाँ पर है, ये यहाँ पर है दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख में, और प्रशासक जो बनाए गए हैं वो आपके बनाए गए हैं चंडीगढ़, दमन दीव, लक्षद्वीप में। ठीक है, यानी कि यहाँ पर उपराज्यपाल भी नाम चल रहा है और प्रशासक भी चल रहा है। उपराज्यपाल वाला जो नाम है यहाँ पर आपका दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, और पुडुचेरी में है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में है। वहीं प्रशासक जो छोटे छोटे हमारे, बहुत ही छोटे हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे चंडीगढ़ हुआ, दमन और दीव हुआ, लक्षद्वीप हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर प्रशासक हमने नियुक्त किए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये प्रावधान भी है, राष्ट्रपति जो है चाहे तो किसी भी राज्य से सटे हुए राज्य को, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है उसके लिए वहाँ पर सटे हुए राज्य के राज्यपाल को जो प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकता है। ठीक है, तो ये सब जो अधिकार हैं ये स्वतंत्र रूप में दिए गए हैं राष्ट्रपति को, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ चौथा पॉइंट आप नोट कर लेना कि राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को राज्य से सटे हुए केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक नियुक्त कर सकता है। ऐसे में राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, क्योंकि उस पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है, तो स्वतंत्र रूप से वो कार्य करता है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, ये तो हमने देख लिया हमने पूरा।
अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, देखिए यहाँ पर अभी वर्तमान में आपके जो 3 राज्य ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हमारी विधानसभा है, यानी कि यहाँ पर मुख्यमंत्री हमें दिया गया है। तो चौथा पॉइंट आप लिख लेना कि केंद्र शासित प्रदेश आपके पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा गठित की गई है, ठीक है, और मंत्रिमंडल जो है मुख्यमंत्री के अधीन है। वहीं आपके 6 केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं है, ये आप ध्यान रखना। यानी कि अभी वर्तमान में आपके जो आपके 3 राज्य हैं, पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर विधानसभा गठित की गई है और यहाँ पर मुख्यमंत्री के अधीन इन्हें कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो संसद है, संसद की स्थिति क्या है। देखिए संसद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तीनों सूचियों के विषयों पर विधि बना सकती है, यानी कि संसद को यह अधिकार है इसकी तीनों सूची, क्योंकि ये यहाँ पर पूर्ण राज्य का दर्जा होता नहीं है इसे, ठीक है। यानी कि एक अल्प जैसे दिल्ली हुआ, दिल्ली को लिए काफी बार आपने देखा हो डिमांड की जाती है दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, फलाने राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन सरकार दे नहीं रही है पूर्ण राज्य का दर्जा, ठीक है। तो यहाँ का पूर्ण राज्य का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर बहुत ही अल्प अधिकार दिए जाते हैं, यानी कि जो विधानसभा यहाँ पे बनाई गई हैं, विधानमंडल यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं जिन केंद्र शासित प्रदेशों में, उन्हें बहुत ही अल्प अधिकार हैं। तो ऐसे में अक्सर टकराव होता रहता है, वो डिमांड करते हैं हमें अधिक शक्तियाँ दी जाए, लेकिन सरकार देने के फेवर में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ के जो सारे विषय होते हैं उन पर विधि बनाने का अधिकार किसको होता है, संसद को होता है। तो अगला पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना कि संसद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तीनों सूचियों के विषयों पर विधि बना सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए बात की गई है कि पुडुचेरी विधानसभा राज्य सूची संवर्धित सूची विषयों में बना सकती है। देखिए यहाँ पर आपको पता होगा कि दिल्ली जो है, दिल्ली की राज्य सूची में जो है लोक व्यवस्था और पुलिस और भूमि नहीं रखी गई है, ठीक है। यानी दिल्ली में अक्सर बात की जाती है, जो अभी वर्तमान में सरकार है वो ये कहती है पुलिस को हमारे अधीन कर दो। पुलिस यहाँ की जो है दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है, दिल्ली पुलिस जो है दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। ये बात तो आप ऑलरेडी जानते होंगे और अक्सर टकराव होता रहता है कि पुलिस को हमारे अधीन कीजिए, पुलिस हमारी नहीं सुन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। आपने जो तीनों संवर्धित सूची, यानी कि आपने जो केंद्र सूची है, संवर्धित सूची और राज्य सूची, इन तीनों के विषय अभी देखे नहीं है, और नहीं देखे हैं तो आप इस किताब के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से में जाइए, ठीक है, लास्ट में जहाँ पे सारी चैप्टर एंड हो जाते हैं। 80 चैप्टर एंड होने के बाद एक पोर्शन है, वहाँ पर एक सारी सूचियों में कौन कौन से विषय हैं उन पर एक बार सरसरी नजर डाल लीजिए, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से विषय जो है वो केंद्र में है, संवर्ती में और राज्य में है, ठीक है। तो ऐसे करके अक्सर टकराव भी होता है, लेकिन यहाँ पर ये प्रदान नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आप लिख लेना यहाँ पे सब पॉइंट करके कि परंतु पुडुचेरी विधानसभा में राज्य सूची और संवर्धित सूची के विषयों पर विधि बना सकती है, ठीक है। वहीं आपकी दिल्ली भी राज्य सूची में लोक व्यवस्था, पुलिस व भूमि को छोड़कर संवर्धित सूची के विषयों पर विधि बना सकती है, ठीक है। यानी राज्य सूची और संवर्धित सूची, लेकिन राज्य सूची में 3 विषयों को छोड़ देगी, 3 जो क्षेत्र हैं इनके लोक व्यवस्था है, पुलिस और भूमि, इन्हें छोड़कर ये वहाँ के लिए यहाँ पर ये विधि बना सकती है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। अब देखिए आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति इसके लिए कोई भी अधिनियम या कोई कानून बनाएंगे वो संसद के द्वारा बनाए हुए कानून के द्वारा ही, कानून की तरह ही मान्य होगा, ठीक है। यानी कि वहाँ ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के द्वारा बनाया हुआ कानून जो है संसद के कानून के तुलना में अल्प हो, ठीक है, या फिर न्यून हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कि राष्ट्रपति के द्वारा जो बनाई गई विधियाँ हैं, शक्तियाँ हैं, तो संसद के अधिनियमों की तरह ही होंगी, और ये संसद के किसी अधिनियम को समाप्त या संशोधित भी कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति को ये विशेष पावर दी गई है केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, ठीक है। वहीं आपकी अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, देखिए यहीं पे आपका 5वां सब पॉइंट चल रहा था कि जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, तो जम्मू एंड कश्मीर का भी यही है कि जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा राज्य सूची में सार्वजनिक व्यवस्था है आपकी, ठीक है, पुलिस, इसको छोड़कर ये और संवर्धित सूची के अंतर्गत किसी विषय पर कानून बना सकती है। यानी राज्य सूची के विषय पर जो आपकी जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस है वो भी किसके अधीन आ गई है, वो भी आ गई है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आ गई है, ठीक है, केंद्र सरकार के अधीन आ गई है, ना कि बाकी जम्मू एंड कश्मीर की राज्य सरकार के अधीन रह गई है। ये आप लिख लेना इसमें 5वें का सब पॉइंट करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर वर्तमान में बात की जाए तो आपका दिल्ली एक ऐसा क्षेत्र है जिसका एक निजी हाई कोर्ट है, जिसका एक स्वयं का उच्च न्यायालय है, ठीक है। ये दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका स्वयं का एक उच्च न्यायालय है, ठीक है। वहीं बात कर ली जाए, देखिए यहाँ पर आपका जो दादरा नागर हवेली है, ये आपका वर्तमान में आपका जो है किसके अधीन है, ये आपका यानी दादर और नागर हवेली है, दमन और दीव है, ये बम्बई हाईकोर्ट के अधीन आते हैं, ठीक है। दादर और नागर हवेली है और ये आपकी दमन और दीव है, ये बम्बई हाईकोर्ट के अधीन आते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है आपका, ठीक है, ये कोलकाता हाईकोर्ट के अधीन आता है, ठीक है। चंडीगढ़ जो है आपका पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जो है उसके अधीन आता है। लक्षद्वीप जो है केरल हाईकोर्ट के अधीन आता है।
पौंडीचेरी जो है वो मद्रास हाईकोर्ट के अधीन आता है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये आपका जो पोर्शन है 6 नंबर वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये पूछे जाते हैं आपके कि भाई ये फलाना जो क्षेत्र है ये किस हाई कोर्ट के अधीन आ रहा है, ठीक है, ये पूछा जाता है प्रश्न। और खास करके एक दिवसीय एग्जामों में, पीसीएस एग्जाम में आपने देखा भी होगा। तो आप लोग ये याद कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि कौन सा क्षेत्र जो है किसके अधीन आ रहा है, ठीक है। देखिए मैं अगर आपसे अगर एक गुजारिश करूं तो आपको शायद वो अगर वो उस तरह से याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। आप मैप उठाइए, मैप उठा के देखिए कि भाई केंद्र शासित प्रदेश के नियर बाई कौन सा राज्य पड़ रहा है, ठीक है, और उस मैप से याद करने की कोशिश कीजिए। मैप से अगर आप याद करेंगे तो यकीन मानिए आप कभी भूलेंगे नहीं, और ऐसे रटकर याद करेंगे तो यकीन मानिए शायद दूसरे तीसरे दिन भूल भी जाए, लेकिन मैप को देखकर अगर आप याद करेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो मेरी एडवाइस आपको यही है, पर्सनल एडवाइस, कि आप लोग मैप को सामने रखकर आप ये नाम याद कीजिए, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वर्तमान में बात कर लेते हैं दिल्ली के लिए विशेष उपबंध, यानी दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया है, ठीक है, विशेष उपबंध का दर्जा दिया गया, कब दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो 1991 में 69वां संविधान संशोधन हुआ, इसके द्वारा जो आपका दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम दिया गया। और यहाँ पर जो है एलजी साहब, यानी जिन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं, इनको दिल्ली का प्रशासक नामित किया गया, ठीक है। आपने पढ़ा होगा दिल्ली के बारे में, जो वर्तमान सरकार है उसकी जब बनती नहीं है वो कहते हैं कि एलजी हमें करने ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है, नहीं एलजी साहब हमारे कामों में अड़ंगा लगाते हैं, टांग अड़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिल्ली का जो प्रशासन है, प्रशासक नियुक्त किया जाता है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए वर्तमान में जो दिल्ली विधानसभा की क्षमता देख लेते हैं। जो दिल्ली विधानसभा की क्षमता है इसमें कितने कैंडिडेट हैं? देखिए दिल्ली विधानसभा में अभी जो है टोटल कैंडिडेट जो है 70 हैं। वहीं आपकी जो पौंडीचेरी वाली, जो पुदुचेरी वाली, यानी जिसे पौंडीचेरी बोलते हैं या फिर पुदुचेरी भी लिख सकते हैं मैं, ठीक है, तो पुदुचेरी वाली विधानसभा में कितने कैंडिडेट हैं? यहाँ पे 30 कैंडिडेट हैं, ठीक है। वहीं आपकी जम्मू एंड कश्मीर में कितने हैं? जम्मू एंड कश्मीर वाली में आपके जो है यहाँ पर 83 हैं, यानी 83 हैं, ठीक है। ये लिख लेना आप साइड से कहीं, तो आपको याद रहेगा कि कितनी कितनी जो केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन बनाई गई विधानसभाएं हैं, विधानमंडल है, उनमें कितने कितने कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो आप ये बता देंगे यहाँ पे, ठीक है। यानी विधानसभा की क्षमता 70 सदस्य निर्धारित की गई है दिल्ली के लिए, और जिनके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। देखिए इनके चुनाव में यहाँ पर कोई राज्य निर्वाचन आयोग नहीं है, यहाँ पर भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा ये कराया जाता है, ठीक है। अब देखिए वो बात आप सब लिख चुके हैं कि यहाँ पर राज्य के कौन कौन से विषयों पर इन्हें जो है राज्य सूची कौन कौन से विषयों पर इन्हें अधिकार नहीं है, जैसे लोक पर नहीं है, लोक व्यवस्था पर नहीं, पुलिस को और भूमि पर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर संसद ही बना सकती है विधि इनके बारे में, ये बात ऑलरेडी आप जान चुके हैं। और देखिए अगली बात यहाँ पर ये है कि जो ये भी बात आप पढ़ चुके हैं कि मंत्रिमंडल की संख्या जो है विधानसभा के कुल संख्या का 10% है। यहाँ पर ये लिख लेना आप सेकंड का सब पॉइंट कि मंत्रिमंडल की संख्या जो है वो विधानसभा की कुल संख्या का 10% है, यानी कि टोटल 7 कैंडिडेट हैं, मुख्यमंत्री और उसके साथ 6 अन्य मंत्री हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो इन राज्यों में मुख्यमंत्री की स्थिति जो है वो कैसे है, यानी कि यहाँ पर राष्ट्रपति जो है वो मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, ना कि उपराज्यपाल, ये ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह से करता है, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति शपथ ग्रहण वगैरह के लिए किसी और व्यक्ति को नामित भी कर सकता है, ऐसा नहीं है राष्ट्रपति करवाए नियुक्त, शपथ ग्रहण वगैरह के लिए राष्ट्रपति नामित भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन नियुक्त जो है वो राष्ट्रपति ही करता है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। और प्रसाद पर्यंत वगैरह ये सब बातें ऑलरेडी आप जानते हैं, सब कुछ आप जान चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें जैसे कहेंगे उपराज्यपाल वगैरह हैं, जैसे दिल्ली में प्रशासक हैं, एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, कहेंगे जैसे आपके बाकी राज्यों उपराज्यपाल हैं। यहाँ पर तो टकराव होता है तो बाद में क्या राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है मामला, तो बात वो आप ऑलरेडी जानते हो, सब सेम प्रोसीजर है, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और देखिए यहाँ पे संवैधानिक विफलता होने पर, यानी कि संवैधानिक टकराव या विफलता होने पर यहाँ अनुच्छेद 356 के तहत यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और वहीं अगर ये लोग जो केंद्र के निर्देशों को ना माने, यानी 3 राज्य कौन कौन से, पुडुचेरी, दिल्ली और आपका जो है यानी जम्मू एंड कश्मीर, अगर केंद्र के निर्देशों को यहाँ की विधानमंडल नहीं मानते हैं तो उस समय 365 के तहत, अनुच्छेद 365 के तहत जो है यहाँ पर राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। ये बात ऑलरेडी आप जानते हैं, राष्ट्रपति शासन जब आपने पढ़ा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसके अलावा और कुछ बातें हैं यहाँ पर जो, ठीक है, जैसे यहाँ पर राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना किसी ऐसे अध्यादेश को प्रख्यापित नहीं किया जा सकता है, यानी कोई विशेष अध्यादेश अगर लाना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो उसके लिए यहाँ पर राष्ट्रपति की अनुमति होनी ही चाहिए, तभी आप वो अध्यादेश वहाँ पर विधानमंडल में ला सकते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ थी आपकी
आपकी दिल्ली के लिए विशेष उपबंध की बात। अब बात कर लेते हैं इनके जो सलाहकारी समितियां हैं, यहाँ पे कार्यकारी समितियां हैं जिनके द्वारा इनका प्रशासन वगैरह जो है, वित्त वगैरह जो नियंत्रित होता है, वो हम देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो भारत सरकार है, तो भारत सरकार नियमावली 1961 के अंतर्गत गृह मंत्रालय जो है वो संघीय क्षेत्रों में विधायन, वित्त, बजट सेवाएं और उपराज्यपाल एवं प्रशासकों की नियुक्ति से संबंधित सभी मामलों के लिए नोडल एजेंसी है। यानी कि आपके जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी संघीय क्षेत्र जिन्हें बोला जाता है, उन सब के लिए जो नीति निर्माता बोल सकते हैं या फिर बजट से संबंधित या वित्त से संबंधित जो प्रावधानों को देखरेख करने वाला व्यक्ति है, ठीक है, वो आपका गृह मंत्रालय है। ठीक है, ये आप लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, देखिए जो आपके 6 संघीय क्षेत्र हैं जहाँ पर विधायिका नहीं है, ठीक है, वहाँ पर गृह मंत्री जो है वो सलाहकारी समिति जो होती है या प्रशासक समिति है, ठीक है, प्रशासक सलाहकार समिति जिसे हम बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी कमेटी के नाम से जानते हैं, एएसी के नाम से जानते हैं, तो वो फॉरम होता है वहाँ पर। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ लिख लेना, सेकंड पॉइंट, कि सभी 6 संघीय क्षेत्रों जहाँ विधायिका नहीं है वहाँ गृह मंत्री सलाहकार समिति या प्रशासक समिति का फॉरम है। ठीक है, अब देखिए इसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, यहाँ पर करता है HMAC जो होती है यहाँ पर एक, यानी कि यहाँ पर एक HMAC बनाई गई है यहाँ पर, इसकी अध्यक्षता करता है केंद्रीय गृह मंत्री। जबकि जो आपकी AAC की बैठकें होती हैं, ठीक है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी कमेटी, इसकी बैठक जो होती है इसकी अध्यक्षता उस क्षेत्र का प्रशासक करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर डिफरेंस है, तो आप लिख लेना यहाँ पर। देखिए एक तो जो हो गई होम मिनिस्ट्री एडवाइजरी कमेटी जो है, इसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, केंद्रीय गृह मंत्री करेगा। और वहीं आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी कमेटी है, इसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, वहाँ का प्रशासक करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके बाद बाकी 6 संघीय क्षेत्रों से संबंधित थे ये। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक बार यहाँ पे बताया गया है कि प्रशासक, देखिए ये वाला जो है आपके सामने, ये वाला पूरा डिटेल तालिका जो दी हुई है, टेबल दी हुई है, इसे देख लेना कि अंडमान निकोबार में क्या है, उपराज्यपाल है वहाँ की कार्यपालिका में। ठीक है, विधायिका है नहीं वहाँ पर। ठीक है, चंडीगढ़ में प्रशासक होता है, दादर नगर हवेली में प्रशासक है, और यहाँ पे लिखा भी गया है कि कौन कौन सा न्यायालय उसके सामने है, किसके अधीन आ रहा है। ये कलकत्ता हाईकोर्ट के अधीन है, ये पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के अधीन है, दादर नगर हवेली बम्बई के अधीन है, दमन और दीव बम्बई के अधीन है, दिल्ली जो है इसके लिए सेपरेट हाईकोर्ट दिया गया है। ठीक है, पूरा हाईकोर्ट दिया गया है। लक्षद्वीप जो है ये इसके में प्रशासक है, और ये केरल हाईकोर्ट के अधीन है। ठीक है, पुडुचेरी, देखिए पुडुचेरी की स्थिति आपको पता होगी, यहाँ पर इसमें 4 जिले आते हैं। पुडुचेरी में कुछ नहीं है, वर्तमान में आपके 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, और 4 डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पर अलग से प्रावधान बनाए गए हैं। देखिए सोचने वाली बात है, सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पर एक जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये इसके अलग प्रावधान है। आप जानते होंगे यहाँ पर इसके जो 2 जिले हैं, यानी इसके केवल 2 जिले हैं, वो तमिलनाडु में हैं। ठीक है, तमिल में लिख दे रहा हूँ कौन कौन से हैं वो 2 जिले। तो आपका पुडुचेरी है एक जिला, ठीक है, उसी के नाम से पूरा है केंद्र शासित प्रदेश। और दूसरा है यहाँ पर पुडुचेरी के अलावा कराईकल। ठीक है, कराईकल एक जिला है। तो ये जो है ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में पड़ते हैं। वहीं आपके इसके अलावा एक जिला इसका जो है यहाँ पर माहे करके, ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, ये केरला में पड़ता है, केरला में पड़ता है। यनम एक जिला है जो आपका वो आंध्र में पड़ता है, यनम करके जिला है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो ऐसे करके 4 जिले हैं केवल, और 4 जिलों पर ही हमने यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है पुडुचेरी। ठीक है, तो जिसका मतलब आप पूछा भी जाता है अक्सर कि इसका कौन कौन से जिले कहाँ पड़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, कितनी जगहों पर ये कितनी जगहों पर ये केंद्र शासित प्रदेश फैला हुआ है बता देंगे। 3 राज्यों में फैला हुआ है, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है ये क्षेत्र है। ठीक है, आप बता देंगे आप। तो आपने ये तो यहाँ पर देख लिया, यानी पुडुचेरी जो है वो मद्रास हाईकोर्ट के अधीन है। क्योंकि इसके 2 जिले जो हैं वो तमिलनाडु में पड़ रहे हैं, इस वजह से अधिकतर क्षेत्र जिसका जो है वो तमिलनाडु में आ जाता है यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पर इसे जो है मद्रास हाईकोर्ट में विलय कर दिया है। जम्मू एंड कश्मीर, देखिए पहले क्या था, जब जम्मू एंड कश्मीर, पहले जो आपका जम्मू एंड कश्मीर पूरा जब राज्य था उस समय तो जो है इसे हाई कोर्ट दिया गया था। लेकिन बाद में क्या किया गया कि जम्मू एंड कश्मीर उच्च न्यायालय को अधीन कर दिया, यानी जम्मू एंड कश्मीर उच्च न्यायालय को सेपरेट कर दिया गया, यानी किसी राज्य का न्यायालय नहीं रह गया। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर राज्य को हमने खत्म कर दिया, तो जम्मू एंड कश्मीर राज्य किसी भी राज्य का न्यायालय नहीं रह गया। और यहाँ पर हमने एक राज्य का और मतलब ऐड कर दिया, यानी एक राज्य को और ऐड कर दिया, यानी एक राज्य सॉरी बोल रहा हूँ, एक क्षेत्र को और ऐड कर दिया, लद्दाख को ऐड कर दिया। इसलिए यहाँ पे अधीन बोला जाएगा कि जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन भी जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के अधीन है, और लद्दाख वाला रीजन भी इसके अधीन है। क्योंकि इसका नाम जम्मू एंड कश्मीर है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर यहाँ तो नाम तो सेम है, फिर अधीन क्यों बोल रहे हैं हम। यहाँ पे नाम है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और यहाँ पर ये जो हाई कोर्ट है ये एक से ज़्यादा जगहों को देख रहा है, यानी एक तो जम्मू कश्मीर रीजन को देख रहा है और दूसरा लद्दाख रीजन को भी देख रहा है। इसलिए ये अधीन माने जाएंगे दोनों क्षेत्र, क्योंकि दोनों अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं, इसलिए अधीन माने जाएंगे। वहीं दिल्ली वाला है तो दिल्ली के लिए पर्टिकुलरली दिल्ली हाई कोर्ट दिया गया है,
ठीक है, ये चीज़ें आप अपने माइंड में नोटिस कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये जो है यहाँ पर लास्ट टाइम पे ये थोड़ा इस पर नज़र मार लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पे तुलना करी है। यहाँ पे जो राज्य है, राज्य का दर्जा और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा क्या होता है। देखिए राज्य जो होते हैं, मैंने बताया था केंद्र से उनका संघीय संबंध होता है, शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, ये पूरा केंद्र के नियंत्रण में होते हैं, यानी केंद्र से एकात्मक संबंध होता है। शक्ति का बंटवारा मैंने बता दिया ऑलरेडी, यहाँ पर प्रशासन नियंत्रण केंद्र का ही होता है। स्वायत्तता इन्हें दी जाती है, थोड़ी बहुत शक्तियाँ दी जाती हैं, यहाँ इन्हें कोई स्वायत्तता नहीं होती है। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था की समरूपता आती है, कोई समरूपता नहीं होती है, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था समरूपता से अभिप्राय क्या है कि सभी राज्यों में प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो एक जैसी है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर समरूपता नहीं है। यहाँ पर 3 राज्यों में विधानसभाएं हैं, विधानमंडल हैं, बाद बाकी में विधानमंडल नहीं है। ठीक है, तो प्रशासनिक समरूपता नहीं है। राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होता है, यहाँ पर कार्यपालिका के अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, प्रशासक है, उपराज्यपाल है या मुख्य आयुक्त, इनके नामों से जाना जाता है। संवैधानिक प्रमुख यहाँ पर ये है, यहाँ पे प्रशासक जो है वो राष्ट्रपति का एजेंट है, संवैधानिक प्रमुख नहीं होता है। ठीक है, और देखिए संसद को यहाँ पर क्या है, केवल संसद जो है किन्हीं परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर जो अनुबंध बना सकती है। मान लीजिए कोई आपातकाल लगा हो या फिर जो है आपका राज्य में राष्ट्रपति शासन वगैरह लगा हो तो राज्य सूची के विषयों पर उपबंध बना सकती है। लेकिन यहाँ पर तो क्या है कि संसद को पूरा अधिकार है, तीनों विषयों पर यहाँ पे विधि बनाने का पूरा अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये डिफरेंस है यहाँ पर, तो आपने देख लिया डिफरेंस। अब चलिए बात कर लेते हैं संवैधानिक प्रावधान। सबसे बड़ी बात है 239 जो है वो संघीय क्षेत्रों का प्रशासन बताता है। 239 AA, देखिए जहां पर मैं टिक लगा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं, ये दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान है। ठीक है, अब देखिए यहां पर 240 जो है ये है संघीय क्षेत्रों के विनिमय बनाने की राष्ट्रपति शक्ति है, और 241 यहां पर जो है ये देखिए ये अक्सर पूछा जाता है, ये संघीय क्षेत्रों के हाईकोर्ट से संबंधित है। ठीक है, तो आप ये 4 जो प्रावधान है याद कर लेना, बाद बाकी पर आप नजर मार लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 4 ही विशेष रूप से अक्सर करके घुमा फिरा के पूछे गए हैं ये। ठीक है, तो ऐसे करके आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बहुत जल्दी मैं दूसरा वीडियो, यानी कि अभी तो एक वीडियो मैं दे रहा हूँ आपको, बहुत जल्दी मैं डबल वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। मैं थोड़ा बिजी हूँ अभी। ठीक है, तो बहुत जल्दी मैं डबल वीडियो लेके आया करूँगा, तो आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। इसके अलावा यहाँ पर हमारी पॉलिटी में भी सब ज़्यादातर चैप्टर जो आपके छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो कुछ अभ्यर्थी इस बात को लेकर टेंशन में है कि सर 40 चैप्टर रह गए हैं, तो यानी कि 40 दिन और लगेंगे अभी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। 40 चैप्टर का मतलब ये है कि 20 से 25 दिन लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपके काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर हैं उन्हें एक वीडियो में मैं 2 चैप्टरों को मर्ज करूँगा। ठीक है, तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान ये ना होंगे सर 1 महीना और लगेगा, 1 महीना और नहीं लगेगा। यहाँ पर मुश्किल से 20 से 25 दिन लगेंगे, यानी यहाँ पर लगभग 1 से सवा महीना जो लगने वाला था वो उतना टाइम नहीं लगेगा, 20 दिन लग सकते हैं, 20 से 22 दिन लगेंगे। ठीक है, इतने में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।